हेलो स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है ओनली सुपर क्विज के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के कुछ नए क्वेश्चन शेयर करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक वाणिज्यिक बैंक शाख का निर्माण केवल तभी होता है जब इसके पास अ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट ओनली इफ इट हैज़। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कैश इन द वैलेट, यानी कि कोस्ट में नगद रहता है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपके पास जेब में पैसे ही नहीं है, अगर आपके पास कोई उधार मांगने आया और आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप उसको क्या पैसे दे पाएंगे। आपको पहले किसी की अनुमति लेने की ज़रूरत होगी? नहीं, आपके पास पहले पैसे होने चाहिए। आपके पास अगर नगद है आपकी जेब में, तभी आप सामने वाले की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पढ़ते हैं। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग होता है? इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट इज पार्ट ऑफ। बताइए। सबसे पहले हमारे पास एक टर्म है यहाँ पे, पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट क्या होता है? लोगों का कर्ज। अगर सरकार किसी सोशल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल वेलफेयर देने के लिए कोई एड प्रोवाइड करने के लिए जो डेब्ट राइज करती है, उसका इंटरेस्ट भी सरकार को ही देना पड़ेगा। ठीक है, और इस हिसाब से आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान आपकी सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? Which of the following can be used for checking inflation temporarily? इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है किसी गुड्स में, प्रोडक्ट में या सर्विसेज के प्राइस बढ़ जाना और उसकी डिमांड का कम हो जाना, इन्फ्लेशन कहलाता है। और अगर हम डिक्रीज इन मनी सप्लाई, जो इसका सही आंसर होगा, डिक्रीज इन मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति में कमी होना, अगर हम मुद्रा आपूर्ति में कमी कर देंगे तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। संचालन अधिशेष किसमें उत्पन्न होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस अराइजेस इन द। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर। सबसे पहले हम ये देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। जैसे कि हम ये नाम से ही देख रहे हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस ऑपरेशंस यानी कि प्रोडक्शन या किसी चीज़ का काम होना। ऑपरेटिंग के वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये किसी चीज़ के काम के होने को शो कर रहा है। और सरप्लस का मतलब हो गया आपकी रेवेन्यू या फिर आपका एक्सपेंडिचर, आप कितना खर्च कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में काम होना अराइजेज इन द, इसका आंसर होगा आपका गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र। ये आपका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए। रेपो दर ब्याज की वह दर है। रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए नहीं सी, एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जिस पर आपका सी ऑप्शन यहाँ आपका राइट हो जाएगा कि जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। आपका ये ऑप्शन सही है। अब देखिए, आरबीआई कमर्शियल बैंकों को, बैंक जो होता है, अगर आरबीआई को किसी कमर्शियल बैंक को लोन देना है तो वो बैंक दर, जो उनकी बैंकों की दर होती है, उसी से उसको लोन देगा। और रेपो रेट अगेंस्ट काम करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से पैसे राइज करने का। ठीक है, तो आपको रेपो रेट समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जो, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन विच। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी होती है
डज नॉट ट्रेड विद द कंट्रीज, अन्य देशों के साथ व्यापार ना करना ही क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाता है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है अगर कोई देश कंट्री किसी और देश के साथ ट्रेडिंग यानी कि व्यापार नहीं करता है। व्यापार का मतलब हो गया ना तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है अपना सामान और ना ही वो दूसरों का सामान इंपोर्ट कर रहा है। और ये क्यों करता है ऐसा? क्योंकि उस कंट्री को ऐसा लग रहा है कि वो इतने सक्षम हैं कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है कि वो अपना सामान इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें। इससे जो उनकी घरेलू कंपनियां, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जो कंपनियां होती हैं, उनको एक हाइक मिलता है। और क्लोज्ड इकोनॉमी को हम सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी भी कह सकते हैं। अगला सवाल देखिए, घाटे का वित्त पोषण किसका उपकरण है? डिफिशिट फाइनेंसिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या होगी? डिफिसिट का मतलब होगा पैसे की कमी। डिफिसिट फाइनेंसिंग का टोटल मतलब हो जाएगा पैसे की कमी से आरबीआई नई करेंसी इशू करता है। जैसे कि हम कई बार सुनते हैं कि पैसे मुद्रा की कमी हो गई और आरबीआई ने नए नोट जारी कर दिए। और ये याद रखना कि जो करेंसी है वो कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। मनी सप्लाई को अगर हम मनी सप्लाई में कमी हो जाना डिफिशिएंट फाइनेंसिंग कहलाता है। और इसका सही आंसर होगा आपका राजकोषीय नीति। अगला सवाल देखिए, किसी व्यवसाय में कच्चा माल, घटक, अर्धनिर्मित उत्पादन तथा अंतिम वस्तुओं को संयुक्त रूप से क्या माना जाता है? इन अ बिजनेस, रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स आर जॉइंटली रिगार्डेड एज। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वस्तु सूची, इन्वेंट्री। अब ये देखिए कि अगर फाइन गुड्स स्टॉक में पड़ा है तो हम उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते हैं। अगर आपके पास आपने कोई दुकान खोली है और आपका जो फाइन गुड्स है, जो पूरी तरह बना हुआ माल है और आपके पास वो स्टॉक में ही रह गया, तो उसका हम इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, वो हमारा वेस्ट होगा। और जब वो बिकेगा यानी कि जब हम उसको सेल करेंगे तभी हमारे पास उसका प्रॉफिट आएगा। अगला सवाल देखिए, निवेश किसके बराबर होता है? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू। इन्वेस्टमेंट क्या होता है बताओ? इन्वेस्टमेंट होता है ग्रोस टोटल ऑफ ऑल कैपिटल असेस्ड माइनस वियर एंड टियर। टूट फूट को घटाकर सभी पूंजी संपत्तियों का सकल जोड़ ही इन्वेस्टमेंट होता है। अब ये देखिए, ये वियर एंड टियर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलेंगे डिप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन बोलेंगे इसको। और डिप्रीशिएशन को माइनस करके हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हुए, बैंक के पास नगद तथा इसके कुल जमा दायित्व के अनुपात को क्या कहते हैं? द रेशियो ऑफ द बैंक्स कैश होल्डिंग्स टू इट्स टोटल डिपॉजिट लायबिलिटीज इज कॉल्ड द। क्या होता है ये? अच्छा क्वेश्चन है, याद कर सकते हैं इसको। इसका है ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर होगा CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद निधि अनुपात, इसका सही आंसर होगा। CRR क्या होता है? बैंक्स को टोटल होल्डिंग का कुछ परसेंट आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है ताकि अगर कोई फ्यूचर में दिक्कत आती है तो फाइनेंशियल इनस्टेबल आती है तो हम उसके लिए कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं। इसीलिए जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो CRR डिपॉजिट करते हैं, नहीं अपनी होल्डिंग्स का कुछ परसेंटेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करते हैं। अगला सवाल देखिए, GNP और NNP का अंतर किसके बराबर है? द डिफरेंस बिटवीन GNP एंड NNP इज इक्वल टू। सबसे पहले ये जो GNP और NNP का टर्म है, इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होगी। GNP की फुल फॉर्म होगी
ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट्स, और एनएनपी की फुल फॉर्म होगी नेट नेशनल प्रोडक्ट्स। अब देखिए जीएनपी क्या होगा, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेबल प्रोडक्ट्स बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ काउंट ऑफ अ कंट्री। अब देखिए अगर हमको एनएनपी निकालना है तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एनएनपी क्या होता है, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रीशिएशन। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देती हूँ, ये होगा अपना एनएनपी। और अगर अपन को एनडीपी निकालना है, एनडीपी निकालेंगे, एनडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस एनडीपी नेशनल। एनडीपी को निकालने के लिए हमारे पास होगा जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन। ये हम शॉर्ट में लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कैपिटल डिप्रीशिएशन, पूंजी हास्य आपका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पढ़े, निम्न में से कौन साख रेटिंग एजेंसी नहीं है, विच एडमिट्स द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसके सभी ऑप्शन अगर आप देखें तो ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं। अगर आपको इन सबकी फुल फॉर्म्स पता हो तो आप आसानी से बता पाएंगे, और फुल फॉर्म्स बहुत ही इजी है इसकी। इसका पहले हम सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है IFCI। IFCI की फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो अगर आपको इसकी फुल फॉर्म याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। बाकी सबकी फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि क्रिसिल की आपकी फुल फॉर्म क्या होगी, क्रिसिल की फुल फॉर्म है क्रेडिटिंग रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। केयर की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। अब देखिए आइक्रा का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, आइक्रा का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए आइक्रा का फुल फॉर्म। अगला सवाल देखते हैं, मूल्यांकन की कौन सी इकाई को कागजी स्वर्ण कहा जाता है, विच यूनिट ऑफ वैल्यूएशन इज नॉन एज पेपर गोल्ड। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, SDR। चलिए अब देखते हैं कि SDR का फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए अब हम SRD का फुल फॉर्म आपका होगा स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF अपने सिर्फ मेंबर कंट्रीज को ही पेपर गोल्ड देता है, और सभी कंट्रियां बहुत ही एहसानमंद होती हैं कि उनको पेपर गोल्ड IMF ने दिया है। पेपर गोल्ड ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और सिर्फ ये मेंबर कंट्रियों में को ही दिया जाता है, क्योंकि ये करेंसी IMF की है और बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब अपने पास एक और टर्म है यहाँ पे जो कि है GDR की फुल फॉर्म क्या होगी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अगला सवाल देखिए, Which one of the following taxes is collected and utilized by the states governments? निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार के द्वारा वसूला और प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व कर राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पढ़िए, सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर कुल उपयोगिता होगी व्हेन मार्जिनल
यूटिलिटी इज ज़ीरो द टोटल यूटिलिटी इज। अब देखिए, अगर हम किसी चीज़ को एक्स्ट्रा कंज्यूम करने की क्षमता ही नहीं है, क्षमता ज़ीरो है हमारी, तो वहाँ की जो टोटल यूटिलिटी होगी ना, वो होगी हमारी मैक्सिमम, अधिकतम। तो इसका आंसर आपका सी एकदम राइट आंसर है। आगे चलिए, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब है कि हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, संतुलन मूल्य का अर्थ क्या होता है। पहले तो ये देखिए कि संतुलन मूल्य होता क्या है। जब डिमांड और सप्लाई बराबर हों और इसके पॉइंट जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो गए तो इस दोनों के पॉइंट से जो प्राइस निकल के आएगा ना, उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे। इसी हिसाब से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, प्राइस डिटरमिनेंट बाय डिमांड एंड सप्लाई, मांग व पूर्ति द्वारा निर्धारित मूल्य आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, पढ़िए अगला सवाल। जब कुल आपूर्ति कुल मांग से अधिक हो जाती है तो व्हेन एग्रीगेट सप्लाई एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड, इसका आंसर क्या होगा, सोचिए थोड़ा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इन्वेंट्री एक्यूमुलेट, वस्तु सूची संचित होने लगती है। अब देखिए एक बार, इन्वेंटरी एक्यूमुलेट्स होता क्या है। जब सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो कंडीशन बन जाएगी इन्वेंटरीज की, और अगर सप्लाई कम हो गई और डिमांड ज़्यादा हो गई तो इन्फ्लेशन का कंडीशन हो जाता है। अगले सवाल की ओर चलें। अगला सवाल देखिए, किसी निगम के लेनदार कौन होते हैं, हु आर द क्रेडिटर्स ऑफ कॉर्पोरेशंस, इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बोथ बॉन्ड एंड स्टॉक होल्डर्स, बॉन्ड और शेयर धारक दोनों। अब देखिए, क्रेडिटर्स क्या होंगे। क्रेडिटर वो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट होते हैं जो किसी कंपनी को पैसा या सर्विस प्रदान करते हैं, जो कि एक रीपेमेंट एग्रीमेंट के तहत होता है। जो रीपेमेंट एग्रीमेंट के बेसिस पर उन्हें सर्विस मिलेगी, और इसके दो टाइप होंगे। क्रेडिटर्स के कितने टाइप होंगे, दो टाइप होंगे। पहला होगा पर्सनल और दूसरा होगा रियल। पर्सनल का मतलब जैसे कि मुझे किसी थोड़े पैसों की ज़रूरत है तो मैं किसी मेरे फैमिली मेम्बर से ले लूँ, हम मेरे दोस्तों से मांग लूँ कि मैं तुम्हें बाद में दे दूँगी, ऐसे ही। और रियल का मतलब क्या होता है, जो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स या फिर जो कंपनियां होती हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही मनी या सर्विसेज मिलती हैं, उसको हम रियल क्रेडिटर कहते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। आय निर्धारण के कीन्स के सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार में सकल मांग की कमी किसकी वजह बनती है। अकॉर्डिंग टू कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन एट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड्स कजेज, इसका आंसर क्या होगा। पहली बात हमें समझना चाहिए कि कीन्स थ्योरी क्या है। कीन्स ने क्या बोला, कीन्स का फोकस था, बहुत ही छोटी छोटी बातें बोली कीन्स ने। कीन्स का फोकस था आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट और डिमांड। सबसे पहले अगर कीन्स की बात को हम एक बार दोबारा दोहराएं तो कीन्स ने बोला कि अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए छोटे समय में बढ़ोतरी देखना चाहते हैं तो कैसे होगी छोटे समय में बढ़ोतरी, अगर आउटपुट ज़्यादा है, इनकम भी ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट भी फुल है, तो वहाँ हमारे पास डिमांड सबसे ज़्यादा होगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी अपने आप। तो ये थी कीन्स की थ्योरी। मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने बताया आउटपुट, फिर था आपका इनकम, फिर था आपका एम्प्लॉयमेंट और फिर लास्ट में था आपका डिमांड। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पढ़िए। अवमूल्यन से आमतौर पर आंतरिक कीमतें, डिवैल्यूएशन यूजुअली कॉजेज द इंटरनल प्राइसेस टू।
पहली बात ये देखें, हम डिवैल्यूएशन का पता कैसे चलेगा? जब कोई देश की करेंसी को किसी फॉरेन करेंसी के साथ हम कंपेयर करेंगे और अगर उसके दाम घट जाएंगे तो वो वहाँ की वैल्यू में डिवैल्यूएशन हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इंडिया में है, इंडिया में हमारे करेंसी क्या है? रुपीज़ है। रुपीज़ के लिए अगर मैं कोई भी स्टेट में मैं 1 रुपये की चीज़ खरीद रही हूँ और दूसरे स्टेट में जाकर भी मैं कोई चीज़ को 1 रुपये में ही खरीदूंगी, तो जो हमारे रुपीज़ की वैल्यू है, चाहे वो डॉलर की तुलना में कितनी भी हो, उसका जो फॉरेन एक्सचेंज है डॉलर के साथ, वो चाहे कितना भी कम हो, लेकिन उसका हमारे इंटरनल यानी कि हमारे इंडिया में कोई उसका इफेक्ट नहीं है। मैं इस स्टेट में हूँ तो मैं 1 रुपये की चीज़ ले रही हूँ, वही चीज़ मुझे अगले स्टेट में भी 1 रुपये की मिल रही है। इसका मतलब है कि डिवैल्यूएशन का इंटरनल प्राइसेस पे कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा, कोई भी असर नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा कि रिमेन्स अनचेंज्ड। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अ सेलर और बायर प्रोटेक्ट्स हिज बिजनेस और होल्डिंग्स फ्रॉम चेंजिंग प्राइजेस एंड टेक्स एक्शन अगेंस्ट इट इज नॉन एज। एक विक्रेता या क्रेता अपने व्यवसाय अथवा संपत्ति को परिवर्तनशील कीमतों से बचाता है तथा इसके विरुद्ध कार्रवाई करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिफेंस, बचाव। उस स्थिति को हम बचाव कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को कि एक विक्रेता या क्रेता अपने व्यवसाय अथवा संपत्ति को परिवर्तनशील कीमतों से बचाता है तथा इसके विरुद्ध कार्यवाही करता है, तो इसे हम डिफेंस यानी कि बचाव कहते हैं।